हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का ये मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है। 3 चैप्टर समाप्त हो गया है। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चौथा चैप्टर है ब्रिटिश की आर्थिक नीति। ब्रिटिश की आर्थिक नीति। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का अर्थ किसान होता है। रैयत का अर्थ किसान होता है। भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा किया करता था, उसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। भू राजस्व की वैसी व्यवस्था जिसमें किसान सीधे तौर पर कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा किया करता था, उसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। उसके बाद इस व्यवस्था में किसान और अंग्रेज कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। यानी अंग्रेज और किसान के बीच कोई दूसरा नहीं था जो कि टैक्स वसूलता था। किसान खुद अंग्रेजों को टैक्स देता था, उसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल में लागू किया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के सबसे अधिक भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था। यह व्यवस्था लगभग 51% भूभाग पर लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% भूभाग पर लागू था। यह व्यवस्था दक्षिण भारत के अंतर्गत मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे क्षेत्रों में लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। मद्रास में इस व्यवस्था को सफल बनाने के उद्देश्य से टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। टॉमस मुनरो इस पद पर 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी तक रहे थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर जो है 1/3 भाग हुआ करता था। भू राजस्व की दर रेट जो है 1/3 हुआ करता था। इस व्यवस्था में किसान तब तक भूमि का मालिक माना जाता था जब तक कि वे समय पर अंग्रेजों को भू राजस्व जमा किया करता था। जब तक भू राजस्व अंग्रेजों को जमा कर रहा है तभी तक किसान जो है भूमि का मालिक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों को ही जमींदार बना दिया। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था आया। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू था? तो महाल का अर्थ होता है गांव। यह भू राजस्व वसूली की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें गांव के मुखिया किसानों से भू राजस्व की वसूली करता था और भू राजस्व अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दिया करता था। यानी एक मुखिया गांव का होता था, वही राजस्व वसूली करता था और अंग्रेजों को देता था। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है महालवाड़ी व्यवस्था का जनक। यह व्यवस्था विशेष तौर पर उत्तर भारतीय राज्य जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू था। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के लगभग 30% भूभाग पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू था। इसके बाद इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम। यह व्यवस्था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर अपनाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर की वसूली का अधिकार जमींदारों को न देकर ठेकेदारों को दे दिया गया और इस ठेकेदारों को कर वसूली का अधिकार दिया गया जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाया करता था। यानी वही ठेकेदार कर वसूली करेगा जो नीलाम में सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा। यह व्यवस्था शुरुआती दिनों में 5 वर्षों के लिए लागू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था को पंचवर्षीय व्यवस्था भी कहा गया है। इसके बाद आता है अस्थायी बंदोबस्त। राजा राम मोहन राय और आर.सी. दत्त जैसे भारतीयों ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया है।
आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त को पूरे भारतवर्ष में लागू करने की सिफारिश भी की थी। तीन कठिया प्रथा। यह प्रथा बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों को लेकर लागू किया गया था। इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज जमींदार किसानों को 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करने को लेकर विवश किया करता था। उसे ही तीन कठिया प्रथा कहा गया है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात यह थी कि जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की खोज हो चुकी थी, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग कम पड़ गई थी। इस तीन कठिया प्रथा को समाप्त करवाने को लेकर ही महात्मा गांधी अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को खाना पर बुलाया था। इरविन का खाना बनाने वाला बत्तख मियाँ था। इरविन ने बत्तख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने को कहा, लेकिन बत्तख मियाँ गांधी जी के दूध में जहर नहीं मिलाया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह के दौरान बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही तीन कठिया प्रथा का भी अंत हुआ। यह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है जो सफल रहा। इस सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। ददनी प्रथा वैसी प्रथा जिसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीय किसान व्यापारी को अग्रिम राशि देकर कारनामा करा लेता था कि भारतीय किसान या व्यापारी उस वस्तु को अंग्रेज के हाथ ही बेचेगा। इसको ददनी प्रथा कहा जाता था कि पहले ही करार करा लिया जाता था कि ये वस्तु सिर्फ अंग्रेज को ही बेचना पड़ेगा। दुबला हाली प्रथा वह प्रथा मुख्यतः पश्चिमी भारत में सूरत के क्षेत्र में लागू था। इस प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूरी से रहा है। इस प्रथा के अंतर्गत कृषक दास या गुलाम अपना और अपनी संपत्ति का मालिक अपने मालिक को ही मानता था। भारत की संसद ने 1976 ईस्वी में अधिनियम पारित कर बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। हम लोग मैप से जानेंगे कि कर वसूली के लिए कौन सी प्रथा किस एरिया में चला था। तो महालवाड़ी प्रथा जो कि 30% भूभाग पे चल रहा था, 30% एरिया में जो कि उत्तरी भारत में चल रहा था, महालवाड़ी प्रथा। उसके बाद हम लोग जानेंगे अस्थाई बंदोबस्त जो कि 19% भूभाग पर था। अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग था, ये पूर्वी साइड में था 19% भूभाग पर। उसके बाद हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो 51% भूभाग पर, ये दक्षिणी भारत के एरिया में था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत में शासन करते हुए रेलवे का विकास किया, उद्योग का विकास किया, शिक्षा का विकास किया, प्रेस का विकास किया। लेकिन ध्यान रहे कि ये अंग्रेजों ने अपने मुताबिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया, अपने मुताबिक ही वो विकास किया, अपने फ़ायदे के लिए विकास किया। भारत में रेलवे के विकास को लेकर विभिन्न विद्वानों की निम्न टिप्पणियाँ हैं। तो सबसे पहले अर्नाल्ड ने कहा कि भारतीय रेलवे ने वह कर दिखाया जो काम अकबर और टीपू जैसे निरंकुश शासक नहीं कर पाया। भारतीय रेलवे ने भारत को एकीकृत किया है, ये अर्नाल्ड ने कहता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला मौजूद है और उस देश में तकनीक पहुंचा दिया जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण करने से कोई नहीं रोक सकता। बाल गंगाधर तिलक का कहना था अंग्रेजों द्वारा भारत में किया जाने वाला रेलवे का विकास उसी समान है जैसे दूसरों के पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। ये रेलवे का जो विकास हुआ था वो अपने अनुसार अपने सामानों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, अपने सैनिकों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए किया था। और इसी कारण से बाल गंगाधर तिलक ने
कहा था कि रेलवे का विकास पर खुश होना उसी समान है जैसे दूसरी की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। भारत प्राचीन काल से सूती वस्त्रों का उत्पादन करने वाला देश रहा है, लेकिन अंग्रेज भारत से कच्चा माल ब्रिटेन को निर्यात कर देता था और ब्रिटेन में बने वस्त्रों को भारत लाकर उसका व्यापार करता था। इसी पर कुछ विद्वानों ने टिप्पणी की है जो निम्न प्रकार है। कार्ल मार्क्स ने कहा है, सूती वस्त्रों के घर को यानी भारत को विदेशी कपड़ों से भर दिया है। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। लॉर्ड विलियम बैंटिंग का कहना है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित किया तथा भारत को अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक देश अपने मात्र देश को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उस देश का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न करता है। यानी उपनिवेश एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक देश जो है अपने देश को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर उस देश का आर्थिक शोषण और उत्पीड़न करता है। ब्रिटेन उपनिवेशवाद के कुल 3 चरण हैं, जिसमें उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद कहलाता है, जो कि 1757 से 1813 ईस्वी के कालखंड को उपनिवेशवाद का प्रथम चरण कहलाता है। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण जो है औद्योगिक पूंजीवाद कहलाता है, जो कि 1813 से 1858 ईस्वी का कालखंड उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण कहलाता है। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद कहलाता है। वित्तीय पूंजीवाद है जो कि 1858 से 1947 के कालखंड को उपनिवेश का तृतीय चरण कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया। कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को छोड़कर वैसे वस्तुओं का उत्पादन करने लगे जिसकी मांग बाजार में हुआ करती थी, जैसे तंबाकू, कपास, चाय, कॉफ़ी, नील इत्यादि। अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों का ध्यान आकर्षित करवाया। यानी अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया और इस ओर कि अंग्रेजों ने हम लोगों का शोषण कर रहा है, इस ओर सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया, जिसके तहत दादा भाई नौरोजी ने बतलाया कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने ही धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे 1857 का विद्रोह। ये अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।